मुगल जिसने भारत को अकबर और शाहजहां जैसे राजा दिए, जिनका मकसद भारत में लूटपाट या धन बटोर कर अपने देश ले जाना बिल्कुल नहीं था। वो तो भारत में रहने के उद्देश्य से आए थे। उनका दूसरा मोटो था अपने धर्म को बढ़ावा देना। लेकिन उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों ने सिर्फ यहां के लोगों की भलाई के बारे में सोचा, लेकिन सोच के पीछे की असली वजह कुछ और ही थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर मुगल थे कौन। दरअसल मुगल दो शासकों के वंशज थे। माता की ओर से वो मंगोल शासक चंगेज खान से संबंध रखते थे और पिता की ओर से वो ईरान इराक के शासक तैमूर के वंशज थे। लेकिन मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। उन्हें तैमूर का वंशज कहलवाना ज्यादा पसंद था। तैमूर ने भी भारत पर आक्रमण किया था और उसका भी मकसद सिर्फ भारत को लूटना था। लेकिन जब वो भारत आया तो जो कत्लेआम उसने दिल्ली में किया था, उससे वो दुनिया का सबसे क्रूर शासक बन गया था। तैमूर एक पैर से लंगड़ा था, जिसकी वजह से उसे तैमूर लंग कहा जाता था। इसका जन्म 9 अप्रैल 1336 में उज्बेकिस्तान में हुआ था। तैमूर को भारत पर आक्रमण करने के लिए शासक खिज्र खान ने बुलाया था। वो दिल्ली में हो रहे बार बार के सत्ता परिवर्तनों से परेशान हो चुका था और उसका सल्यूशन उसने ये निकाला कि तैमूर को आक्रमण करने का इन्विटेशन भेज दिया जाए। और दिसंबर 1398 में उसने दिल्ली में आक्रमण किया और खूब लूटपाट मचाई। और आप जानकर हैरान होंगे कि उस टाइम तैमूर ने लगभग 2 करोड़ लोगों की हत्या की थी। उसने ये कत्लेआम लगभग 15 दिन तक किया। वो ये नहीं देखता था कि सामने बच्चा या बूढ़ा। वो और उसकी सेना सिर्फ तलवार चलाना जानती थी। शम्स सिराज नाम के एक इतिहासकार हैं जिन्होंने ये नजारा अपनी आंखों से देखा था और इसका पूरा वर्णन उन्होंने अपनी बुक तारीख फिरोज शाही में किया था। और जनवरी 1399 में वो भारत से चला भी गया था और जाते जाते रास्ते में पड़ने वाले सभी राज्यों और शहरों को लूटता हुआ गया था। और उसी तैमूर वंश का बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। तो उस हिसाब से मुगल शासन का प्रथम शासक बाबर बना, जो 12 वर्ष की उम्र में फरगना राज्य की गद्दी पर बैठा। कम उम्र और उज़्बेकों के विद्रोह के कारण उसे अपने राजगद्दी को छोड़ना पड़ा। कई सालों तक वो यहां से वहां भटकता रहा और 1504 में काबुल पर आक्रमण किया। अब बाबर की नजर भारत पर थी, लेकिन वो भारत पर आक्रमण करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। उसने भारत पर अटैक करने के लिए 20 साल तक इंतजार किया था। और जब 1526 एडी में भारत की सत्ता थोड़ी कमजोर पड़ी तो अपने सैनिकों को लेकर वो दिल्ली की ओर बढ़ चला। दिल्ली में उस टाइम पर लोधी वंश के राजा इब्राहिम लोधी का शासन चल रहा था, जो कि एक अफगानी था। और फिर बाबर और इब्राहिम के बीच भारत का सबसे जाना माना युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध। बाबर अपनी 12,000 सेना के साथ इब्राहिम की 1 लाख सेना से लड़ा था, लेकिन फिर भी अपनी सूझबूझ से वो ये युद्ध जीत जाता है। बाबर युद्ध के 1 हफ्ते पहले ही पानीपत पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो उस मैदान का मुआयना करता है। बाबर के सैनिकों में आपसी समझ बहुत अच्छी थी। बाबर जब जंग के मैदान में पहुंचा तो वो देखता है कि शहर उसके राइट साइड पर है, तो वो अपने सैनिकों को बोलकर लेफ्ट साइड में खाई खुदवा देता है। मुगलों के हथियार में उनका धनुष बहुत फेमस था और इसके साथ ही इनके पास थी बंदूकें और गोले बरसाने वाले तोप। बस फिर क्या था, युद्ध के 1 दिन पहले ही उसने अपने सारे सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियां बनाई और सबको उनके हथियारों के साथ सेटल कर दिया। 20 अप्रैल 1526 डे फ्राइडे। लोधी के सैनिक बाबर की सेना का मुकाबला नहीं कर पाए। यह भारत में हुआ पहला ऐसा युद्ध था जिसमें तोपों का यूज हुआ था और इसी के साथ भारत में मुगल अपना शासन स्थापित करने में सफल रहे। 1527 एडी में बाबर ने राणा सांगा के साथ युद्ध किया, जिसे खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और 1529 में महमूद लोधी को घाघरा की लड़ाई में हराया। यह बाबर का आखिरी युद्ध था। और फिर 1530 में लाहौर में बाबर की डेथ हो जाती है। बाबर के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका बेटा हुमायूं बैठा, लेकिन तब तक भारत में शेर शाह सूरी अपनी पकड़ बनाने में कामयाब हो चुके थे। हुमायूं वैसे भी बहुत बहादुर शासकों की काउंटिंग में नहीं आता था। कहा जाता है कि वो अपने पिता की तरह नहीं था। वो बहुत ही नरम दिल और नशेड़ी था। वो हरदम अफीम के नशे में रहता था। शेर शाह के साथ हुमायूं की 2 लड़ाइयां हुई, जिसमें से एक है चौसा का युद्ध, जो कि 1539 में लड़ा गया था, और दूसरा था कन्नौज का युद्ध, जो कि 1540 में लड़ा गया था।
और दोनों ही युद्ध शेर शाह ने जीते थे। हुमायूं को दिल्ली छोड़ के वापस जाना पड़ा और फिर 15 साल बाद 1555 में अपने अधिकारी और दोस्त बैरम खान की हेल्प से वो वापस भारत पर आक्रमण करता है। हुमायूं को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। कहा जाता है कि 1556 में एक दिन वो अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहा था कि उसने नमाज अदा करने की आवाज सुनी। वो उसी टाइम सीढ़ियों पर ही बैठकर नमाज अदा करने लगा। हाँ, जैसे ही नमाज अदा करके वो खड़ा हो रहा था कि अचानक उसका पैर फिसला और उसकी डेथ हो गई। और फिर गद्दी पर बैठा उसका बेटा अकबर। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच 1556 में हुई थी, जिसे अकबर जीत जाता है। अकबर को मुगलों का महान शासक कहा जाता है और अकबर के टाइम पर भारत में बहुत विकास भी हुआ था। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर ने राजपूत शासक भारमल की बेटी जोधाबाई से शादी की थी। कहा जाता है कि इस शादी के बाद से ही अकबर ने समाज कल्याण के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। उसने अपने महल में एक मुस्लिम शासक होने के बाद भी जोधा के लिए एक छोटा सा मंदिर बनवाया था और उसने जोधा को कभी भी अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया था। अकबर ने दीन इलाही धर्म भी चलवाया था। 27 अक्टूबर 1605 को एक लंबी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर उसका बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठता है। ये एक बहुत ही अय्याश किस्म का राजा था, लेकिन इसने 5वें सिख गुरु अर्जुन को मारा था। इसने अपनी वाइफ मेहरुनिसा को नूरजहां की उपाधि दी थी। 1628 में इनकी मृत्यु के बाद शाहजहां गद्दी पर बैठते हैं। शाहजहां ही वो मुगल शासक थे जिन्होंने अपनी वाइफ मुमताज महल के लिए ताजमहल बनवाया था। शाहजहां ने अपने टाइम पर बहुत से मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे और उनके इस निर्माण कार्य की वजह से मुगलों का खजाना भी खाली होता जा रहा था। फिर बारी आती है औरंगजेब की। ये 1658 में गद्दी पर बैठता है। इसे बहुत ही क्रूर शासक माना जाता था। ये बहुत खतरनाक था और इसने कईयों को मरवा दिया था। इसने तो गद्दी के लिए अपने तीनों भाइयों को भी मार डाला था और औरंगजेब ही वो शासक था जिसने जजिया कर को फिर से लागू कर दिया था। 1707 में इसकी डेथ के बाद मुगल शासन डिक्लाइन होने लगा था। मुगलों के आक्रमण से भारत को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो यहीं के होकर रह गए और इसी देश के लिए काम कर रहे थे। मुगलों के टाइम पर ही यूरोपियन कंपनीज भारत बिजनेस करने के मकसद से आने लगी और गलती बस वही हो गई कि उस समय कोई ये नहीं भाप पाया कि उनका असली मकसद आखिर क्या था। वैसे तो इनका आना जाना तभी चालू हो गया था जब वास्को डी गामा ने भारत में आने के लिए सी रूट डिस्कवर किया था। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। अरे भाई, भारत कहीं खो गया था क्या जो उसने भारत की खोज की? ये तो सेंटेंस ही बिल्कुल गलत है। हाँ, वो बात अलग है कि उसने यूरोपियंस के लिए इंडिया तक पहुंचने का समुद्री रास्ता जरूर ढूंढा था, लेकिन हमने आपको अपने पहले के एपिसोड में यह भी बताया कि कैसे भारत सिल्क का बिजनेस किया करता था। वो इंडिया ही था जो समुद्री रास्तों से सिल्क का बिजनेस चीन के साथ करता था, जो कनिष्क के टाइम पे शुरू हुआ था। सबको लगता है कि अंग्रेज जो कि ब्रिटिशर्स थे सिर्फ वही थे जो यूरोपियन कंट्री के नाम पर इंडिया आए थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रिटिशर्स के अलावा ऐसी और 4 कंट्रीज थीं जो इंडिया आ चुकी थी, बल्कि इनमें से कुछ तो अंग्रेजों से भी पहले आई थी। तो कौन कंपनीज और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो केवल बिजनेस करने आई थी यहीं पे बस के रह गई।